जोनाथन, क्या तुम मीना को कानूनन हक से अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? हाँ, करता हूं। मीना, क्या तुम जोनाथन को कानूनन हक से अपना पति स्वीकार करती हो? हाँ, करती हूं। भगवान की दी हुई शक्ति के माध्यम से उन्हीं को याद करते हुए अब मैं आप दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूं। अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी शादी जोनाथन से हुई थी। अब प्रीस्ट ने उसे मुझे किस करने को कहा तो वो झिझकने लगा। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि हम दोनों में दूरियां हैं और अब पिछले कई महीनों में वो दूरी और भी बढ़ चुकी है। हालांकि हम दोनों एक ही बेडरूम में सोते थे, लेकिन वो अपनी ज्यादातर रातें घर के बेसमेंट में गुजारता था। उसे अपने माँ बाप से हिस्से में बहुत सारे पैसे मिले थे और ये बड़ा सा आलीशान घर भी, जो मुझे कभी कभी दो लोगों के लिए बहुत बड़ा लगता था। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैं बगीचे में कुछ न कुछ करती रहती थी और जोनाथन अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहता था। हमारा बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था जिसका लाल दरवाजा था। मुझे बेसमेंट में जाने की अनुमति थी, लेकिन जोनाथन मुझे कभी भी उस कमरे के अंदर नहीं जाने देता था। वो उसे हमेशा बंद रखता था और उसकी चाबी 24 घंटे अपने पास रखता था। पूछने पर वो हमेशा यही कहता था कि उसकी निजी लैब है और उसमें खतरनाक केमिकल और महंगी मशीन्स उस कमरे में बिखरी हुई पड़ी हैं और इसी वजह से मेरा उस कमरे में जाना ठीक नहीं है। अब तक मैं नजरअंदाज करती रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस आदमी से मैंने शादी की है उसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक रात मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई और मैंने खुद को बेड पर अकेला पाया। मैं उठी और मैंने नीचे झांक कर देखा तो मेरा पति बेसमेंट की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक मरा हुआ रैकून था। उस जानवर के शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। मैंने चिंता दिखाते हुए पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है जोनाथन? उसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा। वो इस समय मेरे उठने की उम्मीद नहीं कर रहा था। फिर वो घबराते हुए मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं, बस सड़क पर मरा हुआ एक जानवर है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए था। जाओ, जाकर सो जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। और बस इतना ही। जोनाथन हर रोज यही काम किया करता था। वो जंगलों में घूमता, हाईवे पर गाड़ी लेकर जाता और रोड पर एक्सीडेंट में मरे जानवरों को उठाकर ले आता। कुछ दिनों के बाद अमेज़न से एक पार्सल घर पर आया। मेरा पति बेसमेंट में बिजी था, इसलिए उस ऑर्डर को मैंने लिया। मैं बस उसे खोलने ही वाली थी कि वो भाग कर मेरे पास आया। मीना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आखिर इसमें है क्या? ये बहुत भारी है। कुछ नहीं, बस थोड़े बीकर्स और कुछ जरूरी लैब के औजार हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। उसने उस बॉक्स को मेरे हाथ से छीन लिया और वापस से बेसमेंट में चला गया। मैं जानती हूँ कि मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैंने ये नहीं पता लगाया कि आखिर बेसमेंट में ऐसा है क्या। मैंने एक प्लान बनाया। जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने जोनाथन को किचन में आते हुए देखा। मैंने फौरन अपना फोन उठाया और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे मैं अपनी माँ से बातें कर रही हूँ। क्यों नहीं मॉम, जरूर, मुझे भी आप सभी से मिले हुए बहुत वक्त हो गया है। ठीक है, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। मैंने फोन काटने की एक्टिंग की और तभी जोनाथन मेरे पास आया और उसने पूछा, क्या सब ठीक है? हाँ, वो बस मेरी माँ थी। मैं सोच रही हूँ कि आज उनके पास चली जाऊं। तुम तो अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहते हो, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मैं उसके चेहरे पर उदासी देखकर हैरान रह गई। हालांकि अब हम कुछ वक्त से एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन जोनाथन ने मुझे कभी भी किसी भी तरह का प्यार नहीं दिखाया था। उसने अपना सर झुकाते हुए मुझसे कहा, तुम वापस कब आओगी? कल। क्यों? वो मेरे करीब आया और उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखें आज कुछ और ही कह रही थी। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ एक अच्छे पति की तरह नहीं रहा। मेरा एक्सपेरिमेंट कल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कहीं जाकर कुछ समय एक साथ बिताएं। हाँ, क्यों नहीं। वादा करो कि तुम कल वापस आ जाओगी। मैं बस अपनी माँ के घर जा रही हूँ, किसी दूसरे देश में नहीं। बस मुझसे वादा करो कि तुम कल ही वापस आ जाओगी। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जबरदस्ती वापस बुलाना चाहता है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या प्यार था या कुछ और। मैंने अपना सर हिलाया। हाँ, मैं कल घर वापस आ जाऊंगी। जब मैं गाड़ी में बैठी तो जोनाथन घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और हाथ हिलाकर बाय करने लगा। ये इतने महीनों में पहली बार था कि जोनाथन ने मुझे अपनी बीवी की तरह महसूस करवाया था। मैं खुद से सवाल करने लगी कि शायद मुझे उस पर जासूसी नहीं करनी चाहिए। कुछ आदमी अलग स्वभाव के होते हैं, उन्हें खुलने में वक्त लगता है और शायद वो वाकई कोई अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यह बात चल रही थी कि शायद पूरा सच सामने नहीं आया है। 3 घंटे तक शहर का चक्कर काटने के बाद मैंने अपने गाड़ी जंगल में लगा दी और रात होने का इंतजार करने लगी। शायद मेरी आंख लग गई थी। जब मैं उठी तब तक अंधेरा हो चुका था।
जंगल से कीड़े मकोड़ों की आवाज आने लगी थी। मैं गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ जाने लगी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने बहुत ही ध्यान से दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। मैं दबे पांव के साथ बेसमेंट की तरफ उतरने लगी। किसी पुराने सड़े हुए मीट की बदबू मेरे नाक में गई। लाल दरवाजे वाले उस कमरे में से मुझे अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। इस बार वो कमरा बंद नहीं था। उस कमरे में से थोड़ी सी रोशनी बाहर भी झलक रही थी। मेरे घर पर ना होने की वजह से जोनाथन को आज रात पूरी आजादी मिल गई थी। मैं लाल दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लंबी गहरी सांस लेकर मैंने अंदर झांक कर देखा। जोनाथन किसी चीज के आगे खड़ा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या था। जमीन पर बहुत से अलग अलग जानवरों के शव, बाल और स्किन बिखरी हुई थी। इस बात का अंदाजा लगाने में मुझे कुछ सेकंड्स लग गए कि आखिर जोनाथन के हाथ में था क्या। एक बड़ी सी आंख। शायद जोनाथन ने उसे सड़क पर मरे किसी जानवर के शरीर से निकाला होगा। क्या वो उसे खाने वाला था? उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मुझे यकीन था कि वो जरूर ही उसे खाने वाला है, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ उसके हाथ में सुपर ग्लू की ट्यूब थी। उसने थोड़ी सी ग्लू उस आंख पर लगाई और फिर उसे अपने सामने खड़ी उस चीज में कहीं चिपका दिया। अभी तक जोनाथन की वजह से मैं उस चीज को ढंग से देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो वहां से हिल चुका था। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हुए। डर की वजह से मैं कांपने लगी। कमरे के बीचों बीच एक मैनिक्विन रखा हुआ था, लेकिन वो मैनिक्विन हजारों आंखों से ढका हुआ था। कुछ आंखें छोटी थी तो कुछ बड़ी, किसी का रंग कुछ और था तो किसी का और। आखिर वो अलग अलग जानवरों की जो थी, उसे देखकर लग रहा था जैसे वो भयंकर सा हो, जिसमें एक एक पुतले को नकली आंखों से ढका गया हो। तो अमेज़न से ही आया था। जोनाथन ने मैनिक्विन ऑर्डर किया था ताकि वो अपनी कल्पना से इस अजीब एक्सपेरिमेंट को जान दे सके। लेकिन हालांकि उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, लेकिन जिस जगह वाकई आंखें होनी चाहिए थी वो जगह खाली थी। आंखों वाली जगह बिल्कुल खाली थी, उनमें कोई आंखें नहीं लगी हुई थी। जोनाथन ने अपनी कला को कुछ सेकंड्स तक निहारा और फिर उसकी तरफ देखते हुए हवा में चूमने लगा। उसे इस तरह बर्ताव करता देख मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। असली डर तो अब शुरू हुआ था। उसने एक लंबी शैतानी मुस्कान दी और फिर कहा, एक दिन और, बस एक और दिन। जैसे ही मीना वापस आ जाएगी तुम्हें इंसान की आंखें भी मिल जाएंगी। तुम आखिरकार पूरे हो जाओगे। मैं बुरी तरह डर गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी। इसका मतलब है कि सुबह दिखाया हुआ वो प्यार, वो बर्ताव, कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है, वो सब झूठ था। वो मुझे इसलिए वापस बुलाना चाहता था क्योंकि उसे मेरी आंखें चाहिए थी। मेरा पति किस हद तक पागल है। मैं उस घर से भाग जाना चाहती थी। मैं उस आदमी से दूर भाग जाना चाहती थी। मैं उसी तरह बाहर निकल गई जिस तरह मैं अंदर आई थी। जब मैं गाड़ी में बैठी और मैंने गाड़ी का इंजन चालू करने की कोशिश की, मेरे फोन पर जोनाथन का मैसेज आया। मैं तुम्हें कल देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है जान। डरावनी कहानियों का लेखक सुनने में काफी भयानक लगता है ना? और मैं आप सबसे झूठ नहीं कहूंगा, ये डरावना है भी। कम से कम शुरुआत में तो था ही। जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मैं हमेशा सुबह के 4 से 5 बजे वाले टाइम में लिखा करता था, क्योंकि उस समय मेरा सबसे ज्यादा दिमाग चलता था और कहानियां अच्छी निकलती थी। लेकिन डर के मारे मैं बाथरूम और अलमारी के दरवाजे अच्छी तरह बंद करके ये कहानियां लिखता था, क्योंकि मुझे अपनी कहानी से ही डर लगता था। कुछ वक्त के बाद मैंने अपने YouTube चैनल के लिए सच्ची कहानियों पर काम करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मुझे असली कहानियों का पता चलने लगा, मुझे और भी ज्यादा डरावने और अविश्वसनीय केसेस का पता चलने लगा। मैं कातिल के दिमाग की जितनी गहराइयों तक जाने लगा, मुझे उतना ही ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन ये सब ज्यादा वक्त के लिए नहीं टिका। जब एक लेखक सोच के जंगलों के बीचों बीच जाने लगता है तो उसकी संवेदनशीलता खोने लगती है। वो सुध-बुध खोकर सबसे खतरनाक कहानी लिखने लगता है। मेरा नाम गुस्तावो है और मेरे साथ ऐसा ही होता है जब तक मैंने वो अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तब जाकर मुझे असली डर के बारे में समझ आया, और उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने ऐसे हादसों का सामना किया था। भले ही मैं उस दिन किसी बुरी बिल्ली के साथ बैकरूम में बंद नहीं हुआ, या फिर मेरा सामना उइजा बोर्ड के साथ खेल रहे किसी राक्षस नहीं हुआ, या फिर ओमेगा जैसे डार्क वेब पर कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन उस दिन मेरी जान उतने ही खतरे में थी जितने इन जगहों पर होती है। ये सब गर्मियों की रात से शुरू हुआ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे गर्मी से सख्त 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 नफरत है। इसलिए एक चीज तो पक्की थी कि मैं परेशानी में कुछ नहीं कर पाता।
मैं काफी ऐसे लेखकों को जानता हूं जो आज भी टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी सभी कहानियों को मैं अपने ब्लॉग में डालता हूं, इसलिए जाहिर सी बात है कि मुझे कंप्यूटर का इस्तेमाल ही करना है। मैं अपनी कुर्सी से उठा और फ्रिज से ठंडा जूस लेने चला गया। उस समय मुझे एक बात नहीं पता थी, जिसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैं घंटों बाद अपने घर के कैमरास को चेक करता कि मैं घर पर अकेला नहीं था। मेरा दिमाग पहले से ही एक केस पर चल रहा था और उसी के साथ साथ मैं अगली कहानी के लिए भी खोज करने लगा। मैं वापस कंप्यूटर पर बैठा और सेब का जूस का सिप लेकर मैंने फिर से लिखना शुरू कर दिया। तब तक ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया, इस बात से अनजान कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था। हे, कैसी हो तुम? हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मैं कल सुबह बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत बढ़िया, चलो मैं इस कहानी को खत्म करके तुम्हें स्काइप पर फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ पक्का, लव यू। एक बार फिर घंटों बाद जब मैंने अपने घर का कैमरा देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उस रात मेरी जान एक पागल आदमी के हाथों में थी। मैंने दोबारा लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक मेरा कुछ भी कंप्यूटर पर सेव किए बिना मेरे घर की लाइट चली गई। कम ऑन, क्या वाकई ऐसा मेरे घर कभी कभी होता था? क्योंकि घर का फ्यूज बॉक्स कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया था और अब उसे ठीक करने के लिए मुझे बेसमेंट में जाना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो आदमी मेरे पीछे से निकल कर गया है वो ना सिर्फ सीधे बेसमेंट में गया है, बल्कि उसी की वजह से घर की सभी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। मैं अंधेरे में बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैं धीरे धीरे नीचे उतर रहा था ताकि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं बहुत ही डरा हुआ था। अभी तक मैं खुशनसीब था कि लाइट हमेशा दिन में गई थी, क्योंकि रात में मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी में टॉर्च लेना भी भूल गया था और दरअसल मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उसे कहाँ रखा था। मैं एक एक करके सीढ़ी से उतरने लगा और खुद को समझाने लगा कि ये मेरा ही घर है और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन सच तो यह था कि हर एक कदम के साथ मैं अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा खतरे में डाल रहा था। सीढ़ियां खत्म हो गई और अब मैं बेसमेंट में खड़ा था। मैं अंधेरे में ही फ्यूज बॉक्स की तरफ जाने लगा। मुझे वहां जाकर बस एक स्विच ऊपर करना था, उसके लिए मुझे रोशनी की जरूरत नहीं थी। वो स्विच जो मुझसे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, लेकिन उस दूरी को तय करने में ऐसा लग रहा था जैसे मीलों चलना पड़ रहा हो। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने हाथ उठाकर उस स्विच को छूने की कोशिश की। लाइट वापस आ गई थी और मैंने एक चैन की सांस ली। मैं वापस आराम से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा और फिर से अपनी कहानी के बारे में सोचने लगा। क्योंकि लाइट जाने की वजह से मेरा बहुत वक्त खराब हो चुका था कि अचानक मैंने फ्यूज बॉक्स से एक आवाज आती हुई सुनी, इसलिए मैंने उसी तरफ देखने के लिए पीछे मुड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा था। एक आदमी मेरे घर के अंदर घुस आया था। मैं कुछ नहीं देख पा रहा था और मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहां से भागा। लेकिन तेज भागने की वजह से मेरा पैर फिसला और मैं बेसमेंट की सीढ़ियों के पास जा गिरा। घबराहट और पैर में चोट लगने की वजह से मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं वापस उठकर सीढ़ियां चढ़ सकूं। इसलिए मैं पीछे की तरफ रेंगता हुआ आया और एक दीवार से सटकर छुप गया। बेसमेंट में सिर्फ एक छोटी सी जगह से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, लेकिन वो इतनी काबिल नहीं थी कि मैं ये समझ पाऊं कि मैं किस जगह था। मैंने शांत रहने की कोशिश की, इस बात की कोशिश की कि थोड़ी सी भी आवाज ना हो। मैं उस आदमी को और गौर से सुनने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। वो आदमी अभी भी फ्यूज बॉक्स के पास ही खड़ा था, लेकिन अब वो मेरी तरफ आ रहा था। हर कदम किसी लोहे के पैर जैसा भारी सुनाई दे रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी छाती को जोर से दबा लिया और ये कोशिश करने लगा कि मेरी तरफ से जरा सी भी आवाज ना निकले। मैं चाहता था कि ना तो मैं डर की वजह से लंबी लंबी सांस लूं और ना ही रो दूं। उसी के साथ साथ मेरा डर और भी पक्का होने लगा, क्योंकि वो मेरा और करीब आ चुका था। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, वो मेरे बहुत करीब आ चुका था और अब मैं हर चीज और भी ज्यादा अच्छे से सुन पा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें, मेरे खून का मेरे रगों में दौड़ना। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर बीतते सेकंड में मैं बूढ़ा हो रहा हूं। उसके पैरों की आवाज मेरे पास आकर रुक गई। उस आदमी ने मुझे देख लिया था। अब मुझे उसके पैरों के चलने की और आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि मैं उसे सांस लेते हुए सुन पा रहा था। उसके सांस लेने में उतावलापन था, जैसे वो ठीक से सांस ना ले पा रहा हो। कम से कम उस मास्क से तो नहीं जो उसने पहना हुआ था। मैंने सोचा कि मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे उस आदमी के पीछे जाने की आवाज आने लगी। वो मुझे ढूंढ रहा था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और रेंगते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, बहुत धीरे धीरे। मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकता हूँ। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं भूल गया था कि बेसमेंट की चाबी अभी मेरे जेब में थी। मेरे इतने हिलने की वजह से वो मेरी जेब से फिसलकर एक सीढ़ी पर जा गिरी।
इससे पहले वो और भी सीढ़ियों से गिरती, मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। वो आदमी मेरे तरफ भाग कर आने लगा और मैं एक आखिरी कोशिश करते हुए सीढ़ियों में भागने लगा, लेकिन उस आदमी ने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे पीछे खींचने लगा। मैंने दरवाजे को पकड़ लिया और बहुत बार उसे लात मारी, जिस वजह से उस आदमी ने आखिरकार मुझे छोड़ दिया। जब वो गिरकर सीढ़ियों के आखिर में जा पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने वापस मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की। वो रोशनी अब सीधे उसके मुंह पर पड़ रही थी और वो बस मुझे घूर रहा था। मैंने बाहर से दरवाजा बंद किया और पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस मेरे घर आई और उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा खोला, तब भी वो आदमी वैसे ही बैठा हुआ था। मास्क के नीचे वो एक आम आदमी की तरह ही था, उसमें कुछ भी अलग या अजीब नहीं था। वो एक आम चेहरा था जो आपके किसी पड़ोसी, दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार का भी हो सकता है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो मेरा एक फैन था और किसी तरह उसने पता लगा लिया था कि मैं कहाँ रहता था और वो मेरी जिंदगी में इन कहानियों की एक छाप छोड़ना चाहता था। आप यही सोच रहे होंगे कि क्या वो आदमी मुझे डराने आया था, है ना? मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि उस आदमी पर कम से कम 10 खून का इल्जाम था। मैंने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा या सुना और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता था, लेकिन मुझे ये बात कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि उस दिन वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। उस दिन के बाद से जब भी मैं कोई डरावनी कहानी लिखने बैठता हूँ तो उस आदमी के बारे में सोचता हूँ। जब वो मेरे पास आकर खड़ा हुआ था तब मुझे लगा था कि मैं इस भयानक सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाऊंगा। ये 2010 की गर्मियों की बात है, जब मैं अपनी किशोरावस्था में आ ही रहा था। मेरी बड़ी बहन को पहला बच्चा होने वाला था, इसलिए मेरे परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल आ गए थे। मेरे मॉम और डैड लगातार डॉक्टर से बात कर रहे थे और मेरे जीजा जी डिलीवरी कमरे के अंदर थे। मैं हॉस्पिटल की लॉबी में बैठा हुआ था। मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि डिलीवरी होने में अभी देर है और उन्हें करीब 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। मेरे डैड ने मेरी मॉम से कहा कि बेहतर होगा अगर हम लोग आज रात हॉस्पिटल में ही रुक जाएं, ताकि हम बेथनी के करीब रह सकें। हमने हॉस्पिटल की कैंटीन से अपने लिए सैंडविचेस लिए और एक नए मेहमान के आने का इंतजार करने लगे। तो मैं सिर्फ 11 साल का था, इसलिए मेरे लिए बोर हो जाना बहुत ही आसान था। मेरी मॉम हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करने में व्यस्त थी और मेरे डैड हॉस्पिटल वालों से, और इस वजह से मेरे पास हॉस्पिटल में अकेले घूमने का एक अच्छा मौका था। लेकिन मैं जानता था कि मेरे पेरेंट्स इस बात के लिए कभी राजी नहीं होने वाले, इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा। मैं अपने डैड के पास गया और मैंने उनसे कहा, डैड क्या आप मुझे सोडा पीने के लिए $1 देंगे? ये लो। उन्होंने मुझे पैसे दिए और वापस डॉक्टर से बात करने में लग गए। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं रात के 1 बजे इतने बड़े हॉस्पिटल में अकेला घूमूंगा। जैसे ही मुझे $1 का वो नोट मिला, मैं सीधा सोडा मशीन की तरफ जाने के लिए निकल गया, जो दूसरे माले पर था। मेरी बहन की डिलीवरी तीसरे माले पर होने वाली थी, जहां मैटरनिटी वार्ड था। जैसे ही मैं दूसरे माले पर पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि रात के इस वक्त हॉस्पिटल कितना सन्नाटे से भरा था। रिसेप्शन पर एक लेडी थी जो अपने फोन पर वीडियोस देखकर हंस रही थी। उसने एक बार सर उठाकर मुझे देखा और फिर वापस अपने फोन में लग गई। मैं कॉरिडोर के आखिर तक गया और सोडा मशीन के सामने आकर रुक गया। मैंने $1 का नोट मशीन में डाल दिया। जैसे ही मैं सोडा निकालने के लिए बटन दबाने वाला था, मैंने डॉक्टर का कोट पहने 2 आदमियों को लिफ्ट से बाहर आते हुए सुना। वो काफी गुस्से में लग रहे थे और मैंने उनकी बातें भी सुनी। और फिर मैंने उनसे कहा कि साइक वार्ड को बेसमेंट में बनाने की एक वजह है। वाकई कुछ इंसान तो कभी नहीं सीखते। हाँ, सच में उन्हें लगता है कि एक पेपर पास कर लेने से वो डॉक्टर बन गए, लेकिन वास्तव में आपको तब तक कुछ नहीं पता चलता जब तक आप असल जिंदगी में नहीं आते। गुस्से और बेचैनी से भरे 2 लोग आपस में बात करते हुए मेरे पीछे से गुजर गए। मुझे उन दोनों के बीच की बात का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी, वो ये कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक साइक वार्ड भी है। उस वक्त मुझे ये साइंस के शब्द नहीं पता थे, इसलिए मुझे लगा कि साइक वार्ड का मतलब है कोई सीक्रेट लैब। इस जगह के लिए मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ गई। मैंने अपने हाथ में सोडा का बॉटल उठाया और लिफ्ट में चला गया, लेकिन इस बार ऊपर जाने की बजाय मैंने नीचे का बटन दबाया। बेसमेंट लिफ्ट का दरवाजा अपनी हमेशा की तरह आवाज करते हुए खुला। मेरे सामने एक लंबा कॉरिडोर था जिसके आखिर में एक लाल रंग का दरवाजा था। एक आदमी सुरक्षा कर्मी के कपड़े पहने कुर्सी पर बैठा सो रहा था। बिना उसे जगाए मैं लाल दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था साइक वार्ड। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके अंदर बहुत से साइंटिस्ट्स हाथ में बीकर लिए यहाँ वहां घूम रहे होंगे, लेकिन अंदर घुसने पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। वो सिर्फ एक तस्वीर जैसा हॉलवे था जिसकी लाइट्स पीले रंग की थी और वो झिलमिल हो रही थी। पेशाब की गंदी बदबू और केमिकल की गहरी महक की वजह से मेरे फेफड़े झूम से गए। हॉलवे के दोनों तरफ लाइन से केबिन बने हुए थे। मैंने अपने सोडा कैन से एक घूंट पिया और आगे चलने लगा। पहले कुछ केबिन में मुझे कुछ नहीं दिखा क्योंकि उनके दरवाजे बंद थे। फिर मैंने अपने बाईं ओर एक और कमरा देखा।
वो पूरा खुला हुआ था, उसके अंदर से गहरी सांसें लेने की आवाजें आ रही थी। ये जो कहावत है कि बच्चे पागल होते हैं, मेरे ऊपर 100% बैठती है। मैं उस कमरे के आगे आकर रुक गया और देखने लगा कि वहां क्या है। वहां एक बिस्तर था और एक औरत थी। उस औरत को चेन की मदद से उस बिस्तर पर बांधा हुआ था। उसके हाथ और पांव लोहे की चेन से बंधे हुए थे। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। हर बार सांस लेने और छोड़ने पर उसका हड्डियों वाला शरीर ऊपर से नीचे जाता। मैं पहली बार किसी हॉस्पिटल में नहीं आया था, इसलिए मुझे ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि इस तरह किसी मरीज को क्यों रखा गया है। मैंने एक और घूंट लिया, जिसकी वजह से स्लर की आवाज हुई और अचानक उस औरत ने मेरी तरफ अपना सर घुमाया और अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें खोली। तुम क्या पी रहे हो? मैं कभी उसका चेहरा नहीं भूल पाऊंगा। उसके शरीर पर जैसे खाल थी ही नहीं, उसका सर गंजा था। स्प्राइट। मैंने काफी समय से स्प्राइट नहीं पी। क्यों? तुम्हें इस तरह बिस्तर से क्यों बांधा हुआ है? मुझे नहीं पता। यहाँ के लोग बहुत ही क्रूर हैं। वो मेरे साथ किसी जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा सा सोडा दोगे बच्चे? तुम भी इन लोगों की तरह क्रूर मत बनो। मेरे पास आओ और मेरे मुंह में थोड़ा सा सोडा डालो प्लीज। मैं जिस दरवाजे से अंदर आया था, मैंने उस तरफ मुड़कर देखा। वो सुरक्षा कर्मी अभी भी बाहर ही था। पहले तो मुझे हिचकिचाहट होने लगी, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे उसके पास गया। ये हुई ना बात, शाबाश, तुम बहुत ही नेक बच्चे हो। मेरे एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ने पर उस औरत की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी। जब मैं उससे बस कुछ ही इंच की दूरी पर था, उसने अपना मुंह खोला और अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और किसी सांप जैसी आवाज निकाली। मैं उसे डर कर उस औरत से दूर हो गया। मेरे माथे पर पसीने छूट गए। वो औरत बड़ी सी मुस्कान के साथ हंसने लगी और फिर गाना गाने लगी। डेज़ी डेज़ी, तुम भी मुझे अपना जवाब दो, मैं तुम्हारे प्यार के लिए आधी पागल हूँ। डेज़ी डेज़ी, गिव मी योर आंसर, आई एम हाफ क्रेजी फॉर यू। मैं वहां से भागा, लेकिन अचानक उस औरत के कमरे के सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी सिर्फ अंडरवेयर पहने वहां से बाहर निकला। वो कम से कम 8 फीट लंबा था और वो लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने अपनी बाहें मेरी तरफ बढ़ाई और मुझे जमीन से हवा में उठा लिया। मेरे पैर हवा में झूल रहे थे। उसने मेरे बाल सूंघे और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने कभी अपनी आंखें नहीं झपकाई। मैं इतना डरा हुआ था कि चिल्ला भी नहीं पाया। उसने आखिरकार मुझे नीचे रखा और कहा, तुम वो नहीं हो। जब मैं उसे गले लगाता था तो उसकी महक अलग होती थी। और फिर वो अपने कमरे में वापस चला गया। अगर उसने मुझे छोड़ा ना होता तो मैं अपनी पैंट गीली कर देता। मैं सीधे बाहर का दरवाजे की तरफ भागा और उसे अपनी पूरी जान लगाते हुए खोला, जिस वजह से सुरक्षा कर्मी अपनी गहरी नींद से उठ गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। वो एक बच्चे को रात 1 बजे वहां देखकर हैरान हो गया और मैं तो उस समय साइक वार्ड में घूम रहा था। मैं इतना ज्यादा रो रहा था कि मेरी बात उससे शायद ही समझ आई होगी। वो मुझे दूसरी मंजिल पर बने रिसेप्शन तक ले गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे पहले देखा था, इसलिए उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरे लिए अनाउंसमेंट करवाई कि एक 11 साल का लड़का हॉस्पिटल में खो गया है। तब तक मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ढूंढना शुरू कर दिया था, इसलिए अनाउंसमेंट सुनकर वो नीचे आ गए। मेरी मॉम ने मुझे जोर से गले लगा लिया और मेरे डैड मुझे अकेले हॉस्पिटल में घूमने के लिए डांटने लगे। मेरी बहन ने तब तक मेरी भतीजी को जन्म दे दिया था, लेकिन मेरे साथ हुई इतनी भयानक घटना की वजह से उस वक्त मैं उसकी खुशी में शामिल नहीं हो पाया। मेरी बहन को घर ले जाने से पहले हॉस्पिटल में अभी कुछ काम बाकी था, इसलिए मेरे जीजा जी और मेरे डैड ने वहीं रुकने का फैसला किया और मैं और मेरी मॉम घर वापस आ गए। पूरी रात मैं अपनी मॉम को गले लगाकर सोया। आज भी जब मैं उस वक्त को याद करता हूं तो मुझे उस औरत की आवाज सुनाई देने लगती है, उसकी खतरनाक हंसी और उसका गाना। डेज़ी डेज़ी, तुम भी मुझे अपना जवाब दो, मैं तुम्हारे प्यार के लिए आधी पागल हूँ। डेज़ी डेज़ी, गिव मी योर आंसर, आई एम हाफ क्रेजी फॉर यू।